अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। हमेशा की तरह आज आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करनी है कि शायद आप भी अपने आप में कुछ तब्दीली ला सकें। मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताना चाहता हूं कि जिससे आप भी इंशाअल्लाह उन पे अमल पैरा होके तो तरक्की कर सकते हैं। आ, मैं कुछ ऐसी डेवलपमेंट जो मैंने की वो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ तो ऐसी हैं कि शायद दुनिया ने में नहीं हुई, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो एशिया में नहीं हुई, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में किसी ने नहीं की। तो ये चीज़ें जो हैं अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। और अगर आप नहीं भी कर सकते तो मेरे साथ मिलके मेरी टीम का हिस्सा बन के तो एक एफर्ट करें, क्योंकि मुल्क बहुत बुरे हालात में है। चलें, कुछ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, उसको तो मैं नहीं रोक सकता क्योंकि वो मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जो काम मैं कर सकता हूँ, और चेंज इसी काम से आनी है। आपके हालात अगर सियासी तौर पे बेहतर भी हो जाएं और आप काम ना करें तो आपका क्या ख्याल है कि मुल्क तरक्की कर जाएगा? बिल्कुल नहीं करेगा। आप जितने मर्जी मुहज़्ज़ब हो जाएं, जो मर्जी हो जाएं, लेकिन काम करना ज़रूरी है। काम के बगैर तरक्की नहीं होती। और हमने काम पिछले 75 सालों में जो काम कर भी रहे थे वो भी बंद कर दिया हमने। इस वक्त जो सूरत हाल है वो है कि आप करोड़ों के अरबों के मालिक हो जाते हैं, लेकिन बगैर काम किए। आपके अगर दादाजी ने कोई प्रॉपर्टी उस वक्त ख़रीदी जो मौके पे मौजूद थी, यानी अच्छा लोकेशन अच्छी थी, तो वो उस वक्त चंद 100 रुपये में ख़रीदी गई जगह अब करोड़ों या अरबों की भी हो सकती है। और ज़्यादातर पाकिस्तानी जो हैं वो इसलिए करोड़पति हैं कि इन्फ्लेशन हो गई, यानी जगह का रेट बढ़ गया। खुद काम कुछ नहीं किया, दादा ने खरीदी, पोते को करोड़ों रुपए मिल गए, बाप ने खरीदी, बेटे को करोड़ों रुपए मिल गए। अब कोई बना के दिखाए जितनी ये प्रॉपर्टी है, क्या अब आप बना सकते हैं? मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बेचारे रिक्शा चला रहे हैं, तो रिक्शा चलाने वाला भी कनाल 2 कनाल की कोठी में रह रहा है, लेकिन इसलिए रह रहा है कि उसके बाप और दादा ने वो मेहनत करके उस वक्त बना ली। अब ये रिक्शे वाला मुझे मॉडल टाउन में कोठी बना के दिखाई। मॉडल टाउन लाहौर बहुत महंगी जगह है, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि लोग रिक्शे ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर भी कनाल 2 कनाल की 3 कनाल की कोठियों में रह रहे हैं, क्योंकि उनके दादा ने किसी वक्त वो खरीद ली। हमारे जो लोग हैं अब ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो काम हुआ है, फिर हुआ क्या? हमने ये किया कि ट्रेडिंग करते करते, यानी इधर की प्रॉपर्टी उधर सेल कर दी, उधर की इधर कर दी, बैठे बिठाए बड़े लश पश करते हुए प्रॉपर्टी डीलरों के मैंने ऑफिस देखे हैं। एसी 24 घंटे चल रहे होते हैं, टेलीफोन 10-12 सेट। अब तो खैर वो मोबाइल आ गए, लेकिन पहले जब PTCL के थे तो 10-12 लाइनें लगी होती थी। बड़े अच्छे सोफे और खाबे खाए जा रहे होते थे, दोपहर के वक्त कढ़ाइयाँ और चरगे और पता नहीं क्या क्या। लेकिन क्या ये काम जो है, इससे मुल्क की तरक्की हो सकती है? यानी एक मरला इधर से उठा के उधर बेच देना, तो क्या या तो मरले बढ़ते होते? मरले तो वही हैं, बंदे बढ़ रहे हैं। तो आपकी जो है वो इकॉनमी डाउन नहीं होनी तो और क्या होना है? कोई प्रोड्यूस ही नहीं कर, जो प्रोड्यूस हो रहे थे वो भी बर्बाद कर दिए। वो लोग भी इनकी कॉपी करते करते इसी काम में घुस आए। इस वक्त अगर एक जायज़ा लिया जाए तो मेरा ये ख्याल है कि मुल्क की 50% आबादी जो है वो प्रॉपर्टी से किसी न किसी तरीके से लिंक है। तो प्रॉपर्टी जो है ये मुल्क तबाह करने वाली बिजनेस है। इससे मुल्क में की आमदन नहीं बढ़ेगी, मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। बाकी जो रही सही कसर थी उसके ऊपर इस तरह के महलात बनाए गए, लश पश करते हुए ठेकेदार, बड़े ट्रेंड ठेकेदार। अगर पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा देखा जाए कि जनाब कोई ऐसा कोई प्रोफेशनल बताएं या ऐसा प्रोफेशन बताएं जिसमें पाकिस्तानी सबसे आगे हैं, तो वो प्रॉपर्टी डीलर है। प्रॉपर्टी डीलर पाकिस्तान के माशाल्लाह ऐसे ऐसे हैं कि खैर मैं क्या बात करूं, आपके सामने ही है।
ये हुकूमतें जो गिरा रहे हैं, कभी अल कादर ट्रस्ट में नाम निकल आता है, कभी बिलावल हाउस दे दिया, गिफ्ट कर दिया, तो ये सारे जो हैं ये प्रॉपर्टी डीलर थे। आपकी नेशनल असम्बली, सूबाई असम्बली में 70-75 बल्कि अब तो क्या 90% जो लोग आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? प्रॉपर्टी डीलर। कोई किसान आते देखा है? कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आते देखा? अगर आया भी है तो 1-2%, बाकी सारे प्रॉपर्टी डीलर। तो इससे मुल्क की तरक्की नहीं होती। कुछ सोचें। अब मैं क्या आपको बताना चाह रहा था, असल टॉपिक क्या था? वो ये था कि मैं अगर बैंगन से ऑयल निकाल के बेच सकता हूँ, आप आखिर पे वीडियो देखिएगा, उसका ऑयल निकला हुआ भी। फिर ये हुआ कि मशीन बनाना जो है मेरा काम नहीं था, लेकिन फिर उसकी डिज़ाइनिंग भी मुझे ही करनी पड़ी, क्योंकि सब ने मुझे कहा जी कि मशीन कहाँ से मिलेगी। भाई तेल पहली दफ़ा निकल रहा है, दरियाफ्त पहली दफ़ा हुई, मशीन पहले कैसे होती? लेकिन फिर मैंने इस चैलेंज को भी कबूल किया और मैंने एक इंजीनियर को पकड़ा, उसको डिज़ाइन दिया कि ऐसे ऐसे इसको बस फैब्रिकेट करते जाओ, और उस इंजीनियर ने वो मशीन बना ली और उससे तेल निकाल के दिखा दिया। इसी तरीके से नीम ऑयल जो है उस पर मैंने काम किया। पाकिस्तान में नीम ऑयल पहले कोई नहीं बना रहा था। जब मैंने ये किया तो अब अल्हम्दुलिल्लाह स्पेन जा रहा है ऑयल, और कंसाइनमेंट जा चुकी है। छोटी गई बड़ी गई वो अलग बात है, लेकिन हो तो गई। अगर मैंने $1 भी कमा लिया तो मैं आप सबसे बेहतर हूँ जो डॉलर नहीं कमा रहे मुल्क के लिए। वो इधर उधर बस कमीशनें खा रहे हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे। मैंने कम से कम कुछ प्रोड्यूस तो किया। आपने क्या किया? अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क खुशहाल हो जाए, और ये जो लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं सियासी तौर पे भी, ये भी सारे पैसे की गेम है। कोई सियासतदान नीट एंड क्लीन नहीं है, ये सब करप्शन की। और अगर हर बंदा अपने तय खुशहाल हो जाएगा तो सोच भी बेहतर हो जाएगी। अभी सोच का ये हाल है कि मेरा एक मुलाजिम 4-5 साल से मेरे साथ काम कर रहा था, तो खैर एक्सपर्ट भी है। मैंने उसको बोला कि मछली फलां जगह से उठा के, तो लाहौर शहर के अंदर ही देनी थी, मैंने कहा फलां जगह दे। तो अब ये तो पता था भाई इसमें ऑक्सीजन गैस भरी, सिलेंडर भरा हुआ था। तो चला गया मैं, क्योंकि शहर में नहीं था, चला गया और वहाँ जाके मुंह से हवा भर के ऊपर सील करके भेज दी मछली, उसको दे दी क्लाइंट को। वो 1 किलोमीटर भी नहीं गई और मर गई, यानी लाहौर के अंदर ही मर गई। तो अब वो एक्सपर्ट है। हमारे IQ लेवल देखें लोगों का। 5 साल वो काम करता रहा था। चलें खैर, अब अगली चीज़ ये है कि क्या मेरे से पहले किसी ने बैंगन ऑयल निकाला? और ये मैं कोई शेखी नहीं बिखेरा, आप पूरे इंटरनेट पे देख लें, कोई प्रोसीजर काम कहीं मौजूद है, यूट्यूब पे मौजूद है, किसी किताब में लिखा हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको सिर्फ हिंट दे दिया जाता है, उस हिंट को आप अप्लाई करते हैं, यानी प्रिंसिपल दे दिया जाता है, उसको जब आप अप्लाई करते हैं तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाती है। अब जब ये बैंगन का ऑयल निकला और जितना महंगा ये है, सिर्फ पाकिस्तान यही काम कर ले तो मेरा ये ख्याल है कि आपके आधे कर्जे उतर जाएंगे। आप इसकी अफादियत पहले पढ़ लें कि ब्रिंजल ऑयल की या एग प्लांट ऑयल की अफादियत क्या है। चलें खैर आगे चलते हैं। अब अगला जो काम था नीम ऑयल का, वो मैंने बता चुका हूँ कि मैं ये कर चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद बायोफ्लॉक जोन। क्या बायोफ्लॉक जोन मेरे से पहले किसने बनाया? मैंने लोगों को रोज़गार दे दिया। अब सैकड़ों घराने जो हैं मेरे से अटैच हैं, जिनको मैंने रोज़गार दिया। कोई और किसी ने किया प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट में तो ज़ाहिर है उनकी ड्यूटी यही है, लेकिन किसी NGO ने भी नहीं किया। NGO क्या कर रही हैं? वो लोगों को मुफ्त खाना खिला रही हैं, रोज़गार नहीं दे रही, उनको आदी कर रही हैं कि वो भिखारी बने रहे। उनको भाई समझ गए होंगे आप। अच्छा जी, अगला ये है कि हमारे मुल्क में, जिस मुल्क में प्याज खुश करना भी बहुत बड़ी बात समझी जाए, उस मुल्क का क्या हाल होगा? यानी हमारी आर्मी जो है वो प्याज दरामद करती है, वो खैर खुद तो नहीं दरामद करती,
वो टेंडर देती है और पूरे मुल्क में कोई भी बंदा इस काबिल नहीं है कि वो प्याज खुश करके आर्मी को दे सके। अपने मुल्क में कभी प्याज की कीमत 350 रुपये किलो होती है और कभी 30 रुपये किलो होती है। इस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका है कि प्याज खुश करके मार्केट में अवेलेबल हो, जब ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा लेके पानी में भिगो तो हरा हो जाएगा और उसको इस्तेमाल कर लो, रेट स्टैटिक हो जाएगा। कभी इंडिया से आ रहा होता है और कभी जो है इधर से प्याज बाहर जा रहा होता है, जैसे राइस के साथ होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इन पे काम करने की ज़रूरत है। आखिर पे वीडियो देखना ना भूलिएगा। उसके बाद ये है कि अगर देखा जाए तो सबसे पहले एआई टेक्नोलॉजी बकरियों में, इसकी ट्रेनिंग किसने करवाई? मैंने करवाई। कोई और कर रहा है? मेरा एक शागिर्द मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में बड़े लेवल पे बकरियों की डेवलपमेंट कर रहा है, जिसको मैंने एआई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी थी। बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे? क्या ये मुश्किल काम था? अगर आज़ाद कश्मीर का एक बंदा ये काम कर सकता है तो लाहौर का या फैसलाबाद का या पेशावर का क्यों नहीं कर सकता? कराची का क्यों नहीं कर सकता? बकरियों की डेवलपमेंट जब भी होनी है वो जेनेटिक चेंज होने से होनी है। तो एआई उसका बेसिक सीढ़ी है, समझो उसकी, इससे बहुत जल्दी चेंज आ सकती है, लेकिन कोई भी नहीं करता। गाय भैंसों में तो आम हो रही है, लेकिन बकरी में कौन कर रहा है? हालांकि बकरियां एक मुनाफा बख्श काम है। बकरियों की ट्रेनिंग भी मैंने दिलवाई थी, अब दोबारा होने वाली है। तो आप इसमें वो उन शोबों में आए जो पहले निगलेक्टेड है, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और टेक्निकल पर्सन मिलते ही नहीं है। मेरे से गारंटी ले लें कि आप बकरियों की एआई का काम सीख लें, अपने ही गाँव में आप लाखों रुपए कमा रहे होंगे और इज्जत भी, सिर्फ पैसे नहीं, इज्जत भी साथ होगी, लोग आपको सलाम करेंगे। लेकिन आपको समझाए कौन? भेड़ चाल की तरह जो भी बंदा है वो एमबीए कर रहा है, एमपीए कर रहा है और इस तरह की डिग्रियां, मैथ्स कम्युनिकेशन का क्या फ़ायदा? कितने लोग बनेंगे हामिद मीर? वो तो इक्का दुक्का ही बनते हैं, बाकी लोग तो उनको जॉब भी नहीं मिलती। आप देखें कि मैथ्स कम्युनिकेशन करने वाले अक्सर किसी फार्म पे यानी लेबर की जॉब कर रहे होते हैं। मेरे पास रिसेप्शन के लिए फिजियोथेरेपिस्ट अप्लाई कर रही हैं, एमबीबीएस अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे कई फील्ड हैं जहाँ पे आप अपने बच्चों को ट्रेन करके तो बहुत अच्छा उनको रोज़गार दे सकते हैं। लेकिन उधर जाने नहीं है, भेड़ चाल है जो बस कोई एक कर रहा है, पड़ोसी की बेटी ने एमबीबीएस कर लिया, हमने भी यही कमाना है। मेरे भाई की बेटी ने कर लिया तो हमने बेटी को यही कमाना है। बेटे ने इंजीनियरिंग कर ली तो भाई कितने इंजीनियर वेले फिर रहे हैं। कुछ सोचें, अपने बच्चों को मुस्तकबिल की डायरेक्शन तो सही दे देना। अगर आप नहीं दे सकते तो मेरे पास भेज दें, इसके कोई अलग चार्जेस तो नहीं है, या फ़ोन ही कर लें, सिर्फ कंसल्टेंसी की मैं लेता हूँ, फ़ोन पे तो कोई चार्जेस नहीं है। आप पूछ सकते हैं कि मैं अपने बेटे को क्या पढ़ाऊँ, किससे रोज़गार मिल सकता है, क्या उंगली पकड़ पे के चलाना पड़ेगा हर एक को? चलें फिर अगली चीज़ पे आते हैं। अब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैंगो ड्राइड पल्प मेरे अलावा बताएं कौन बना रहा था? कोई भी नहीं। यानी मैंगो ज़ाया हो रहा था लेकिन कोई बंदा भी इस पे काम नहीं कर रहा था। क्या सबको मेरे जैसी तलीम नहीं मिली थी जो मेरे क्लास फेलोज थे, या मेरे दाएं बाएं जितने लोग थे उनको भी तो यही तलीम दी गई? अप्लाई क्यों नहीं करते? एक नौकरी करके कमीशन खा के बैठे हुए सारे। डीलरशिप ले ली पोल्ट्री फीड की और उसमें से 300 रुपये बैग में से बच रहा है, 10,000 बैग सेल है, 300 ज़रा 10,000 और बस ठीक है, बड़े बड़े पेट करके और आड़ती बन के बैठ गए। हमारा काम तो रिसर्च करना था। कहाँ गई रिसर्च, कहाँ गई एजुकेशन? डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो पढ़ लिख के भी आड़ती बन गए। चलें खैर, आखिर पे मैं ये पैगाम दूंगा कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप आसानी से कर सकते हैं।
میں کوئی اوپر سے اترا ہوا انسان نہیں ہوں، صرف اتنا فرق ہے کہ میں ریسرچ کرتا رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں، آپ سوچتے نہیں۔ ایسے ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور ایسی 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 باتیں کر چھوڑتے ہیں کہ بندے کو شک ہوتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا تھا بھی یا نہیں۔ چلیں خیر، انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ولاگ کے ساتھ، لیکن ذرا اپنے گریبان میں ضرور جھانکیے گا۔ نمبر 1، کیا سیاست چینج لائے گی یا آپ خود چینج لائیں گے؟ کام کرنا شروع کر دیں، خود بخود ملک بہتر ہو جائے گا، اخلاقیات بہتر ہو جائیں گی۔ کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ میں صبح واک کرنے کا عادی تھا، صبح اٹھ بھی جاتا ہوں فجر کے وقت، لیکن میں واک کرنے اس لیے نہیں جاتا کہ میرا موبائل چھین لیا جائے گا یا میرے کوئی جاتے ہوئے مجھے گولی مار دے گا۔ یعنی اس حد تک حالات بگڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ روٹی نہیں مل رہی، ان کو کھانا پینا نہیں مل رہا، رہائش نہیں مل رہی، کرایہ پورا نہیں ہو رہا گھر کا، تو چینا جپٹی ہے۔ جب روزگار ملنا شروع ہو جائے گا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ختم نہیں ہو جائے گا؟ تو وہی کوشش میں کر رہا ہوں۔ جس کا دل چاہے آ کے جوائن کر لے، جس کا نہ چاہے وہ جس موج میں ہے لگا رہے، پھر گلہ تو نہ کرے کہ ملک کے حالات خراب ہیں۔ صرف اتنا بتا دیں کہ حالات خراب ہیں تو آپ نے اس کو سنوارنے کے لیے کیا ایک بھی سٹیپ بتا دیں کہ ہم نے اس کو سنوارنے کے لیے یہ کیا ہے۔ کم از کم میرا ضمیر تو مطمئن ہے نا۔ آپ کا ضمیر مطمئن ہے؟ اجازت دیں، اللہ حافظ۔